करते हैं एकदम से। मैंने कुछ चीजें जॉट डाउन कर रखी है और ये सिर्फ 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो एकदम फुल ऑन स्पीड के साथ मेरी चीजें सुनते रहेंगे। ठीक है, मैं रैंडमली बता रहा हूँ, कोई चैप्टर वाइज नहीं बता रहा, रैंडमली पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो पहली बात है कि याद रखिएगा, अगर मैं एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करता हूं H2O से, तो मुझे तीन जगहों पर मिल जाता है ब्रोमीन, 3 जगहों पर ब्रोमीन मिल जाता है। अगर मुझे एक जगह चाहिए तो मुझे इसका क्या करना पड़ता है, रिएक्टिविटी कंट्रोल। तो रिएक्टिविटी कंट्रोल कैसे होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड। याद रखिए एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान से देखिए, ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटाइल क्लोराइड से भी हो सकता है, किसी से भी। मेन मोटिव है कि इन सब से ये ग्रुप लग जाता है बेंजीन के पास, एन के पास, ये ग्रुप, इससे इसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, अब ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इसका नाम क्या है। सबको पता है इसका नाम, अभी मैंने पीछे, हाँ, बट आज मैं कुछ एसिटानालाइड पर मैं आज कुछ और बात बताऊंगा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। अगर मैं ये हटा दूं बेंजीन और इधर ये लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, इथेनामाइड। चेक करो, CH3CONH2 इथेनामाइड है भाई। पर इथेनामाइड में से मैंने नाइट्रोजन पर एक बेंजीन लगा दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, एन फिनाइल इथेन अमाइड। तो ये नई चीज मैं ढूंढ के लाया हूं कि पेपर में पूछा गया एनिलीन को कन्वर्ट करो एन फिनाइल इथेनामाइड। बच्चा कंफ्यूज, भाई ये क्या चीज हो गई। भाई रिलैक्स करना है, एन फिनाइल इथेनामाइड, पहले आप इथेनामाइड बना लेते, इथेनामाइड बना लेना है, फिर एन पर फिनाइल है ये जानकर यहां से एक बेंजीन लगा दोगे, फिर आपको पता लगा वो धप्पा हो गई, ये तो एसिटानालाइड ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान करेंगे, ये चीज मुझे बतानी थी। आज का पहला इंपॉर्टेंट फेज है, एसिटानालाइड ही एन फिनाइल इथेनामाइड होता है। ये कन्वर्जन बच्चों मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात, अगर मैं इसमें अभी ब्रोमिनेशन करूं CH3COOH एसिड की प्रेजेंस में, तो वो ब्रोमीन एक पोजीशन पे लगेगा NHCOCH3, या तो लगेगा ब्रोमीन इधर या तो लगेगा पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर। और फिर उसके बाद अगर मैं इन दोनों में H+ डाल दूं, H+, तो ये नॉर्मल वापस NH2 बन जाएगा, यहां ब्रोमीन लग जाएगा और NH2 यहां ब्रोमीन लग जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात, सेम फिनॉल में भी, स्पिनॉल में भी सेम चीज होती है। अगर मैं उसमें Br2 डाल देता हूं, पानी, ब्रोमीन वाटर, इसको कलेक्टली कहते हैं ब्रोमीन वाटर, तो उस केस में भी तीनों जगहों पर ब्रोमीन लग जाता है, सेम एकदम एनिलीन की तरह यहां पर भी काम होता है। ठीक है, और इधर भी इस आइटम का बच्चों व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, जिसको तुम टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट ही होता है, इसको भी तुम टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर अगर ब्रोमीन में मैं Br2 डालता हूं, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये लेस पोलर है, H2O मोर पोलर है, जो एक्टिविटी बढ़ा देता है, लेस पोलर एक्टिविटी को कम कर देता है। तो यहां पर कुछ और एक्टिविटी को कम करने के लिए फिनॉल के केस में नहीं चाहिए होता है, ये लगा देते हैं या ये लगा देते हैं, तो ये मेजर बनता है, पैरा वाला मेजर बनता है। ठीक है, ये एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। दूसरी बात, मतलब फिनॉल के जैसा ही एनिलीन चलता है, एनिलीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए एसिटानालाइड बनाना पड़ता है। यहां पर हमें सिर्फ लेस पोलर सॉल्वेंट की मदद से ही हम सिंगल हैलोजिनेशन कर लेते हैं। इसके बाद अगली चीज आपको ये बतानी है कि हम लोग पहले क्लोरोफॉर्म CHCl3 का यूज करते थे एनेस्थीसिया के लिए। ठीक है, आजकल हमने बंद कर दिया है, क्यों, क्योंकि ये लीवर पर बुरा असर डालता है, लीवर को डिफेक्ट करता है, इसलिए ये एनेस्थीसिया के रूप में नहीं लिया जाता। CCl4 भी नहीं लिया जाता, इन दोनों को एनेस्थीसिया के रूप में नहीं लिया जाता। हमने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, ऑल्टरनेटिव है हेलोथेन। ये एक सिंथेटिक हेलोएल्केन है, पेपर में पूछा जाएगा सिंथेटिक हेलोएल्केन का नाम बताओ जो एनेस्थीसिया के रूप में बहुत अच्छी तरह से काम करता है, हेलोथेन। इसका फार्मूला है CF2CHClBr। ठीक है, ये हेलोथेन है, ये ध्यान रखना है। एक और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये दोनों भी, ये भी एक सिंथेटिक हेलोएल्केन का कंपाउंड है।
सिंथेटिक हेलोएल्केन का कंपाउंड है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसके 6 पे क्लोरीन लग जाते हैं। याद रखना है इसका दूसरा नाम लिंडेन है, इसी को 666 भी बोलते हैं और इसी को गैमेक्सेन भी बोलते हैं। ये सब नाम एक ही है और ये किसके रूप में यूज होता है? इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। रैंडम चीजें बता रहा हूं, मैंने दोबारा बता रहा हूं, पूरे सिलेबस की रैंडम मुझे जो लग रहा है वो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। मेरे दिमाग में जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे मैं बोलता जा रहा हूं। इसके अलावा एक याद करना, चैप्टर 2 सॉल्यूशन में से ना आइसोटोनिक वाले न्यूमेरिकल आएंगे। आइसोटोनिक वाले न्यूमेरिकल में तुम्हें क्या करना है, जिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 होगा। अगर एक में सुक्रोज वगैरह है तो उसमें तो आई फैक्टर 1 होता है, पर दूसरे में अगर मान लो KCl है तो आई फैक्टर उसमें 2 होगा, NaCl है तो आई फैक्टर 2 होगा। इस तरह से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपको करना है C1RT बराबर C2RT, दोनों का, क्योंकि पाई का फार्मूला क्या होता है? CRT। उस हिसाब से आप फार्मूला लगा देंगे। अगर किसी में आई है तो आई लगाएंगे, नहीं आई है तो मत लगाइए। RT से RT कैंसिल हो जाएगा, C1 C2 बराबर हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। इस हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे। याद रखिए C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही होती है मोलैरिटी। तो यहां पर हम इसकी जगह और M1 इज इक्वल्स टू M2 लेकर भी कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। ये मेरी अगली बात रही। इसके बाद पेपर में पूछा जाएगा, आजकल पूछ रहे हैं कि कॉम्पोजिशन निकालो। भाई कॉम्पोजिशन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन निकालना, कॉम्पोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसके अलावा मैं पीछे क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा था, तो क्लोरोफॉर्म की एक और बात मुझे भी ध्यान आ गई कि क्लोरोफॉर्म को ना भाई बहुत ध्यान से रखना पड़ता है ब्राउन बॉटल्स में और एकदम ब्रिम तक भरना पड़ता है, फिल्ड करना पड़ता है। ब्रिम मतलब बॉटल के किनारे तक भरा रखना पड़ता है, खाली जगह नहीं छोड़ते क्लोरोफॉर्म को। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म गिव्स COCl2, यस, फॉस्जीन, ये देता है फॉस्जीन, कार्बोनाइल क्लोराइड फॉस्जीन देता है। भाई ये जहर है एक तरह का, ध्यान रखना है। इसलिए हम इसको ढक के रखते हैं, हम इसको उसके अंदर रखते हैं, ठीक है ना। एक तो ब्राउन बॉटल्स में रखा जाता है और इसको ब्रिम तक, ऊपर तक भरा जाता है, वरना से फॉस्जीन गैस बनती है जो एक पॉइजनस गैस है। फॉस्जीन गैस का फार्मूला COCl2 है, कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज, नेक्स्ट CCl4 को कई बार फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाना, हाँ आग बुझाने में भी यूज किया जाता है, आग बुझाने में भी यूज किया जाता है। और वहां पर इसको ना एक अलग नाम से हम जानते हैं, पाइरीन। तो ये सब कुछ चीजें मैं जो आज बता रहा हूँ ये आउट ऑफ द बॉक्स चीजें बता रहा हूँ बेसिकली, जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं। इसको पाइरीन कहते हैं। CCl4 को फायर एक्सटिंग्विशर है और उसको हम पाइरीन के नाम से वहां पर इसको जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि ना जब होता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, उसमें लिखा होता है इट इज स्टेबल, बच्चा सोचता है स्टेबल थोड़ी अनस्टेबल, अरे ये बहुत स्टेबल है भाई, ये बहुत स्टेबल है, अनरिएक्टिव, रिएक्ट ही नहीं करते। और पर तुमने सुन रखा भाई ये तो हमारे लिए हानिकारक है, नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक भी नहीं है, ये सब बच्चा गलत हो जाएगा वरना आंसर। परंतु ये क्या करता है? हार्मफुल टू ओजोन। हार्मफुल किसके लिए है? ओजोन के लिए है, क्योंकि ओजोन को ये डिप्लीट करता है, हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, याद रख लेना भैया। इसी तरह से एक फ्रियॉन 12 मोस्ट कॉमनली फ्रियॉन है, फ्रियॉन 12 एक तरह का है जो एसी और फ्रिजों में गैस डालने के काम आता है। इसका फार्मूला याद करना, CH2 CCl2 F2, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रियॉन 12 का फार्मूला, फ्रियॉन 12 का फार्मूला, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, तो मुझे कुछ और चीजें बतानी है, जैसे ऐसी तरह से आउट ऑफ द बॉक्स, अभी मैंने परसों
की क्लास में डिस्कस किया कि एक एड्रेनालाइन है, एक एड्रेनालाइन और एक एफिडेराइन, ये दो ऐसे केमिकल है जो हमारे शरीर में बनते हैं एड्रेनल, ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए, टू इंक्रीज बीपी, बीपी को बढ़ाने के लिए। ये केमिकली 2 डिग्री अमाइंस है, याद रखना है। इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि 2 डिग्री अमाइन है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह से नोवोकेन भी एक तरह का अमाइन है जो एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से बेनाड्रिल एक कफ सिरप होता है, ये एक एंटीहिस्टामाइन है जो 3 डिग्री अमाइन है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों के बहुत फायदे में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, एनिलीन है ये, और ये है बेंजोइक एसिड। ये दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, है ना, नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एफसीआर नहीं देते दोनों, पर दोनों का रीजन अलग अलग है। बच्चों ध्यान से सुनो, ये क्यों नहीं देता, अभी मैंने पिछले क्लास में बोला है, ठीक है ना, ये क्यों नहीं देता, क्योंकि ये with AlCl3 forms salt, AlCl3 के साथ सॉल्ट बना देता है। AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का कैटलिस्ट है, उसके साथ सॉल्ट बना देता है, and N nitrogen acquires a positive charge, पॉजिटिव चार्ज मतलब आप लोग समझ गए, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, इसलिए आगे रिएक्शन नहीं होती। भैया COH का क्या रोल है, COOH क्यों नहीं देता, ये क्यों नहीं देता, कौन मुझे बताएगा COH क्यों नहीं देता, एनीवन हु वांट्स टू ट्राई, COH क्यों नहीं देता? यस, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड आदित्य नारायण मिश्रा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होता है, ये कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्साइल ग्रुप एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एज कार्बोक्साइल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, कार्बोक्साइल ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होता है, ये बहुत ध्यान समझना। एंड AlCl3 के साथ वो बॉन्ड हो जाता है, एंड AlCl3 रिएक्शन का कैटलिस्ट गेट्स बॉन्डेड टू इट, वो उसके साथ बॉन्ड हो जाता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। एनिलीन भी नहीं देता फ्रीडल क्राफ्ट, बेंजोइक एसिड भी नहीं देता फ्रीडल क्राफ्ट, दोनों का कारण मैंने इस तरह से आप लोगों को समझा दिया है, बुझा दिया है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा उसका क्या रीजन है, AlCl3 के साथ सॉल्ट बनाता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसमें क्या है, कार्बोक्साइल ग्रुप, हमेशा याद रखना कार्बोक्साइल ग्रुप होता ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अच्छा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप तो होना चाहिए ना, मेटा पे भी नहीं लगता क्योंकि AlCl3 उसके साथ बॉन्ड बना देता है और काम ही खत्म कर देता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, खत्म कर देता है। इसके अलावा आगे आपको ये पढ़ना है जो मैंने अभी पिछले क्लास में पढ़ाया आप लोगों को 2 दिन पहले, कि N2Cl- में ना 3 रिएक्शन मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। एक कि भैया इसके अंदर मैं H3PO2 और H2O डाल देता हूं, भैया H3PO2 का नाम याद कर लेना, फॉस्फेनिक एसिड, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन BDC रिएक्ट्स विद फॉस्फेनिक एसिड, बच्चा कंफ्यूज, फॉस्फेनिक एसिड तो पता ही नहीं, भैया खाली बेंजीन बना देगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, C2H5OH दे दे तो भी खाली बेंजीन बना देगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, HbF4 दे दे तो सिर्फ फ्लोरीन बनाएगा, इसे कहते हैं बेल्स-शाइमन रिएक्शन। बट अगर HbF4 के साथ Cu और NaNO2 और हीट कर दे तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा NO2 ग्रुप, इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 2 मैकेनिज्म, भैया बहुत दोबारा से देख लीजिए, ये 2 मैकेनिज्म एक करवा रहा हूं अभी, अल्कोहल से एल्कीन की, अल्कोहल जैसे C2H5OH, CH3, CH2OH, डिहाइड्रेशन, पानी निकल जा रहा है, H+ की प्रेजेंस में 443 केल्विन बना रहा है CH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं शुरू से, पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में जनाब
CH3 CH2OH में H प्लस आता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करता है, CH3 CH2O, H था, एक और H आ गया, OH2 बन गया, और O पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये विड्रॉ कर लेता है दूसरे स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज देखा नहीं जाता, वो खींच लेता है, CH3 CH2 प्लस बन जाता है और निकल जाता है H2। फिर तीसरे स्टेप में इसको दोबारा से हम खोल के बना सकते हैं। हाँ जी बेटा बताइए। हाँ, इसे खोल के बना सकते हैं, बिल्कुल सही, इवन एलिमिनेशन, ठीक है ना। प्लस ये वाला बॉन्ड इधर मूव हो जाता है, तो ये बन जाता है CH2 CH2 प्लस H प्लस, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का क्या बन गया है, इथीन बन गया है। इसी में मैकेनिज्म नंबर 1 ये है। मैकेनिज्म नंबर 2, अल्कोहल से आप लोग एथर बना सकते हैं, जैसे इधर ही CH3 CH2OH से म्यूट करो, ये क्या कहते हैं, म्यूट कर, CH3 CH2O CH2 CH3, वही H प्लस बनेगा, बट टेम्परेचर याद रखना कम, 443 केल्विन पे एल्कीन और 413 केल्विन पर एथर। कैसे है इसका स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3rd स्टेप। इधर फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेम CH3 CH2OH पे H प्लस अटैक करेगा, तो CH3 CH2OH2 प्लस बन जाएगा, याद हो जाना चाहिए। दूसरे स्टेप में CH3 CH2OH2 प्लस है, ये वापस खींच लेगा यहां से और बना देगा CH3 CH2 प्लस और निकल जाएगा H2O। तीसरे स्टेप में याद करिए पीछे क्या हुआ था, मैंने ऐसे करके बना के दिखाया था, तीसरे स्टेप में पीछे ऐसे करके बना के दिखाया था, ये एल्कीन बना देगा। इधर ऐसा नहीं होगा, इधर क्या करेगा, ये एक और अल्कोहल को ढूंढेगा, ये एक और अल्कोहल को ढूंढेगा जिसका OH अभी गया नहीं, जिसका OH अभी गया नहीं, और उस पे अटैक कर देगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2O और H तो था ही, और ऊपर से भी लग जाएगा CH2 CH3। अब O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां से वो हाइड्रोजन से विड्रॉ कर लेगा बॉन्ड, तो बन जाएगा CH3 CH2O, ये वाली आइटम बन जाएगी, ठीक है ना। O के बाद फिर CH2 CH3 और निकल क्या जाएगा, H प्लस। ये आज की मैकेनिज्म नंबर 2 थी, ठीक है। थर्ड मैकेनिज्म क्या है, थर्ड मैकेनिज्म उल्टा, इथीन से इथेनॉल, ये थर्ड मैकेनिज्म है। याद रखना इसे कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। अच्छा पेपर में ना ऐसा भी इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, पानी निकल गया, इसे कहते हैं हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, इसमें H2O ऐड हो जाता है। एक और पेपर में ना कहा जाता है कि वो करो कि इथीन से इथेनॉल, ऐसे बोला जाता है, इथीन फ्रॉम इथेनॉल। तो बच्चा पता है क्या करता है, इथीन से इथेनॉल बना देता। अरे यार इथीन टू इथेनॉल होता तो इथीन से इथेनॉल बनता, बट इथीन फ्रॉम इथेनॉल का मतलब है इथेनॉल से इथीन। भैया क्वेश्चन पढ़ लेना सतर्क होकर। इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, इसमें क्या होता है, CH2 CH2 HOH डलता है, ये मैकेनिज्म एक पेपर में पक्का आने वाला है। एक के पास H जाता है, एक के पास OH, CH3 CH2 OH इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म, पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हमारा H प्लस, ये H प्लस इस H2O से रिएक्ट करता है। बच्चे ये स्टेप नहीं दिखाते भैया, गड़बड़ हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे CBSE में। ये स्टेप दिखाना जरूरी है, पहले H प्लस इस पे जाएगा और ये HOH ये बनाएगा, H3O प्लस बनना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, आधा नंबर, इसके आधा नंबर है। फिर अगले स्टेप में CH2 डबल बॉन्ड CH2 में दोबारा से उसी को ऊपर वाले आइटम को सेम करके लिखो, इसे कहते हैं H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ये लिखना जरूरी है। इसमें से ऑक्सीजन एक बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा, एक तरफ खींचेगा तो यहां से H प्लस चला जाएगा यहां पर, अगर H प्लस चला जाएगा CH3 बन जाएगा और ये CH2 प्लस बन जाएगा, हाइड्रोजन यहां जाएगा और CH3 प्लस। और स्टेप 3 में CH3 CH2 प्लस दोबारा से
ये जो H2O निकल गया था यहाँ से, ये देखिए ये H2O निकल गया था, ये H2O दोबारा आ जाएगा यहाँ पर और दोबारा इस पर अटैक कर देगा। दोबारा अटैक करके क्या बना देगा इसे, दोबारा अटैक करके CH3 CH2 O से अटैक होगा, O से अटैक होगा, O से, और O से ऑलरेडी 2 H लगे हुए हैं, O से ऑलरेडी 2 H लगे हुए हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये वापस खींच लेगा बॉन्ड को और वापस खींच के क्या बना देगा CH3 CH2 OH और अलग निकल जाएगा H+। भैया ध्यान रखना, एज इट इज छापना है जैसे मैंने बताया है, कोई ज्यादा बॉन्ड मत बनाना, बॉन्ड मत बनना वहां पर, ठीक है। इसके अलावा अगली चीज जो आपको मुझे लग रहा है बतानी चाहिए वो है फॉर्मलिन। क्या होता है फॉर्मलिन का मतलब 40% फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। पेपर में पूछा जाएगा एमसीक्यू में, भैया फॉर्मेलिन इनमें से क्या है, किसका डेरिवेटिव है, कहां से आया है, तो 40% फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब फॉर्मल्डिहाइड में 40% डालो, 60% पानी डाल दो, उसे फॉर्मेलिन कहा जाता है। इसे ना स्पेसिमेंस के स्टोरेज के लिए रखते हैं, जो बायोलैब में छिपकली ये सब मरे पड़े होते हैं ना, वो एक जार में रखे होते हैं, तो उसका लिक्विड फॉर्मेलिन होता है जो उसको खराब होने से बचाता है, ठीक है। इसके बाद एक मुझे याद आ रहा है, ये बताना चाहिए कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जब ये H+ दे देगा, जब ये H+ दे देगा तो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसे, H+ देने के बाद RCOO- बनाएगा और H+ दे देगा, इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, RCOO-, ये बन गया है, देखिए कार्बोक्सिलेट आयन बोला जाता है इसे। इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हैं, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RCO- और इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये बड़ा तगड़ा रेजोनेंस माना जाता है बच्चों, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों में, इस वाले केस में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, इस वाले केस में भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, डबल बॉन्डेड हो डबल बॉन्डेड हो, दोनों एकदम सेम है। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ रेजोनेंस, या फिर इतना बड़ा ना लिखकर इक्विवेलेंट रेजोनेंस लिखना। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है। इसीलिए अगर मैं इसको फिनॉल के साथ कंपेयर करूं, फिनॉल के अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट स्टिल इसके बावजूद इट इज वीकर एसिड देन सी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक है, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भैया, पर भारी पड़ते हैं ये, सिर्फ एक शब्द और आगे बढ़ जाओ दुनिया से, क्या है, इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ रेजोनेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस। बस ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है, इसको लिखना है और पूरे नंबर बटोरने हैं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई है। इसके बाद एक चीज ये याद रखना कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति एल्डिहाइड होता है। इसके 2 रीजन है, कौन कौन बताएगा मुझे 2 रीजन, 2 रीजन, स्टेरिक रीजन और इलेक्ट्रॉनिक रीजन। बिल्कुल सही जवाब, स्टेरिक रीजन और इलेक्ट्रॉनिक रीजन, ठीक है। पर पेपर में ना ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मीथेनल दे दिया, इथेनल, प्रोपेनल दे दिया, प्रोपेनल दे दिया और प्रोपेनॉन दे दिया और कहा कि बताओ HCN से HCN के प्रति कौन रिएक्टिव होगा। अब इसने तीनों चीजें बदल दी, एल्डिहाइड को कर दिया इसने प्रोपेनल, कीटोन की जगह प्रोपेनॉल, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जगह HCN। तो पर बात तो एक ही है ना, अभी भी प्रोपेनॉल ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, इस बात को ध्यान करिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगली चीज जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे भाई, जैसे मान लो इंक्रीजिंग लिखना है, A का 10 है, B का 7 है, C का 8 है, इंक्रीजिंग लिखना है। हम लोग क्या करते हैं ना, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, तो ऑर्डर होना चाहिए B फिर 8 सॉरी फिर C फिर A, ये ऑर्डर होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं A सबसे बड़ा है, C है, उसके बाद B है, ये लिख देते हैं। अच्छा, कहने का मतलब आप लोगों का सही, आप कहेंगे सर सही तो कहा है, A ही तो ज्यादा है B तो कम है, बिल्कुल सही है, बट CBSE में आपको मिलेंगे 0 नंबर, आपको लाने 100, ये नहीं करना। तो ध्यान रखना है, आपको इंक्रीजिंग का मतलब है बढ़ते हुए, बढ़ते हुए मतलब पहले कम, और डिक्रीजिंग का मतलब है पहले बड़े वाला। भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन ना रीड कर लेना बहुत,
निशान कौन से डाल रहे हो? इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा। डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए, पहले ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, इस तरह से। ठीक है, अगला पॉइंट जो मुझे बताना है, मुझे लग रहा है वो ये है कि मिथेनॉल का बॉन्ड और फिनॉल का बॉन्ड, इन दोनों में से आप सभी को मैं बता दूं कौन सा बॉन्ड छोटा है। ये वाला बॉन्ड स्मॉल है, स्मॉलर बॉन्ड, स्मॉलर बॉन्ड। ठीक है, इसका रीजन पता आपको क्या है? वही है जो हम ये बोलते हैं कि हेलो एल्केन एसएन रिएक्शन नहीं दिखाते। रीजन, ये बॉन्ड क्या होता है? ये बॉन्ड क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तीन कारण की वजह से स्ट्रॉन्ग होता है, बताओ क्या? सबसे पहले, सबसे पहला, यस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा, लेस पोलर बॉन्ड, लेस पोलर बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और तीसरा, अगर ये बॉन्ड टूट गया ना, sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये बॉन्ड टूट गया तो भैया फिनाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा, जो अपने आप में बड़ा अनस्टेबल है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है हेलो एलीन, हेलो एरीन एसएन रिएक्शन नहीं दिखाता, और ऐसे आ सकता है कि भैया फिनॉल का बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्ड लेंथ मिथेनॉल से छोटा है। दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है, चलो, इससे नया क्वेश्चन भी एक मेरे दिमाग में आ चुका है। क्या? पहली बात, ये वाला रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता। ठीक है, आपको मैंने बता दिया। बट कुछ कंडीशन में, कोई मुझे बताएगा ये कौन सी कंडीशन लिख रहा हूं मैं? ये कौन सा प्रोसेस लिख रहा हूं? यस, बहुत बढ़िया अभिनव, डाउस प्रोसेस। और इसमें ONA बन जाता है और फिर H प्लस देने पर ये बन जाता है OH। ये है डाउस प्रोसेस। इतनी हार्श कंडीशन में बात बनती है, 600 एटमॉस्फेयर, 300 केल्विन टेम्परेचर, समझ में आ रही है? परंतु याद रखिए सभी बच्चे, अगर मैं इसके ऑर्थो पे NO2 ग्रुप लगा दूं और अब इसमें HOH ये बॉन्ड तोड़ना चाहूं तो ये बॉन्ड आसानी से हो जाता है। लगभग 450 केल्विन पर ये रिएक्शन हो जाती है। 450 केल्विन देने पड़ते हैं तब जाकर OH लग जाता है। और अगर मैंने यहाँ पर और ग्रुप्स लगा दिए, NO2 लगा दिए, 2 लगा दिए, तो HOH लगा दो और कम से कम 400 केल्विन, कम से कम 350 से 400 केल्विन कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है। और एक और बात बता दूं, अगर मैंने हेलोएरिन के तीनों पर NO2 लगा दिया, NO2 से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, और HOH डाल दिया, तो फिर तो जस्ट वार्म कर लो, गर्म कर लो, बात बन जाएगी। इसका मतलब NO2 से रिएक्टिविटी बढ़ती है। याद रखना, इसका मतलब सर बेंजीन हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं रिएक्शन दिखाती, बट अगर मैं यहाँ पर NO2 रख देता हूं, ये कार्बो अनायन जो बनता है उसको स्टेबलाइज करता है एंड इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। कार्बो अनायन कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। सब जानते हैं हम, क्लोरीन के पास ये लोन पेयर है, ये वाला इधर आता है बॉन्ड, ये वाला इधर आ जाता है, तो ये कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। और ऐसे अगर इधर एक NO2 ग्रुप मौजूद है, भाई बल्ले बल्ले हो गई, NO2 ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छी तरह से डील करता है। तो ये कार्बो अनायन को स्टेबलाइज करता है, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी करता है, और जितने ज्यादा NO2 ग्रुप लगाते रहोगे उतनी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। परंतु याद रखना, अगर मैंने इसके मेटा पर NO2 ग्रुप लगाया, नो इफेक्ट एट मेटा। क्यों? क्योंकि मेटा पर कोई चार्ज ही नहीं आता। एज ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर इज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं आता एट मेटा, मेटा पर कोई चार्ज नहीं आता, इसलिए मेटा पर कोई काम कुछ नहीं होता, सब बेकार एकदम। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर होता है। तो उसका मतलब सारी बातें क्या सीखी बेटा, एक बार रिकॉल रिकॉल फटाफट से। सर यहां से सीखी हमने, सर फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड छोटा है, क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। सर इसी की वजह से हेलोएरिन में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से लेस पोलर बॉन्ड होता है, sp2 कार्बन होता है। बॉन्ड टूट भी गया तो अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकेटाइन बनता है, जो बिल्कुल ही बेकार है। अब अगर कुछ हार्श कंडीशन की वजह से देखता हूँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, कुछ हार्श कंडीशन जैसे 600 एटमॉस्फेयर, 300 केल्विन टेम्परेचर, जैसे डाउस प्रोसेस हो जाता है।
क्या और कुछ करके इसकी रिएक्टिविटी बढ़ सकती है? हाँ बढ़ सकती है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगाकर। NO2 ग्रुप क्या करता है? NO2 ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ाता है। NO2 ग्रुप क्यों रिएक्टिविटी बढ़ाता है? क्योंकि NO2 ग्रुप लगने से कार्बो एनायन जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए। ठीक है, पर मेटा पर अगर कोई NO2 ग्रुप आता है तो उससे उसकी रिएक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। कोई कुछ पूछ रहा था, बताइए बेटा। बिल्कुल बता सकता हूँ। जैसे CH3COOH है, इसमें अगर मैंने Cl2 डाला और रेड फॉस्फोरस डाला तो अल्फा कार्बन हेलोजिनेशन होता है। अल्फा कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, इसमें हेलोजिनेशन होता है। एक H चला गया एक Cl के साथ, ये बन गया। पर ये रिएक्शन रुकती नहीं है तब तक जब तक सारे क्लोरीन नहीं जाते। एक और बार हो गया, फिर एक और बार हो गया, तो ये तब तक चलता रहता भैया जब तक इसके सारे तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है, चलो इसके बाद एक और चीज मेरे दिमाग में आ गई, वो ये कि हेलो, ध्यान से देखना, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बावजूद ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। क्यों? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस आई इफेक्ट करता है। माइनस आई इफेक्ट से ये बेंजीन को क्या कर रहा है? बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है। परंतु उसी के साथ इसके पास है लोन पेयर, तो बेंजीन को दे भी रहा है, तो प्लस आर इफेक्ट के जरिए ये बेंजीन को क्या कर रहा है? एक्टिवेट। तो नेट क्या होता है? नेट एक्टिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब ओरिएंटेशन देखना होता है तो ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस के जरिए ओरिएंटेशन डिसाइड होता है, इसीलिए इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। इसका मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटा डायरेक्टिव होना चाहिए, परंतु भैया ये एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट के साथ साथ प्लस आर इफेक्ट भी चलाता है और प्लस आर इफेक्ट एक्टिवेट करता है बेंजीन को, नेट एक्टिवेशन होती है, इसलिए रिएक्शन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। इसी के साथ मुझे एक और चीज आ गई, ये भी बताना है मुझे। ध्यान रखना, जब भी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन आ जाए, जब भी बेंजीन के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर OH आ जाए और थर्ड चैप्टर छोड़कर एल्डिहाइड कीटोन को छोड़कर लास्ट चैप्टर एमाइन ये आ जाए, या फिर OCH3 आ जाए। OCH3 अगर बेंजीन पे जुड़ा होगा वो एथर होगा, उसका नाम एनीसोल होगा। इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या है? इन सब में लोन पेयर है। जब लोन पेयर होता है बेंजीन से कोई भी ग्रुप के ऊपर जुड़ा हुआ लोन पेयर होता है तो ये बेंजीन को देते हैं। बेंजीन को देते हैं तो ये कहलाएंगे प्लस आर इफेक्ट। ये बेंजीन का एक्टिवेशन करते हैं और इसीलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप कहलाते हैं। इसी के साथ दुनिया के दूसरी तरफ कौन बैठा हुआ है जहां पर बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन जुड़ जाए? जैसे CH3 आ, जैसे COH आ जाए, बेंजोइक एसिड, NO2 आ जाए, CHO आ जाए, COCH3 आ जाए, ये सभी के पास लोन पेयर नहीं है। NO2 के पास लोन पेयर नहीं है, NH2 के पास होता है, NO2 के पास नहीं होता। तो ये क्या करते हैं? बेंजीन को दे नहीं सकते ना, ऊपर से उल्टा कब घटियापन करते हैं, ले लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? माइनस आई इफेक्ट लेते हैं, बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेशन करते हैं, इसलिए बेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन डीएक्टिवेट हो जाता है और बचती सिर्फ मेटा पोजीशन है। तो मेटा एक्टिवेटर, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप इनको कहा जाता है, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप इनको बोला जाता है। इसके बाद एक और चीज मेरे दिमाग में आ गई कि एक है एथर और एक है अल्कोहल और एक है वाटर। इन तीनों का बॉन्ड एंगल डिस्कस करने को आ जाए, पहले तो ध्यान रखना, एक मैं क्वेश्चन बता दूं। एथर्स, कई लोग सोचते हैं ROR सर इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि वो सोचते हैं ROR का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। गलत, ROR का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, ठीक है, लीनियर नहीं होता। इसीलिए चाहे एथर्स सिमेट्रिकल क्यों ना हो, ये दोनों सेम हो, फिर भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बेंट होता है ऐसे, तो इनका नेट मूवमेंट कहां जाता है? ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखवा दिया? ऑल्दो सिमेट्रिकल होंगे एथर्स के दोनों, अगर आर सेम हुए, फिर भी कई बच्चे सोचते उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं, दरअसल ऐसे है। तो इसलिए रिजल्टेंट मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है? तो यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप है, दो एल्काइल के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल है H2O का, H2O से ज्यादा
अल्कोहल का और अल्कोहल से ज्यादा एथर का। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कोहल का बॉन्ड एंगल एथर के साथ या तीनों का दे दिया या वाटर से ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और H2 में तो स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ध्यान करनी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये नहीं H2O का कम, H2O से अरे अरे उल्टा कर दिया ना मैंने, एथर का ज्यादा होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मानस रावत, मैंने उल्टा निशान लगा दिया था, देखो अभी ठीक है। सबसे कम होगा H2O, H2O से ज्यादा होगा R, क्योंकि इसमें एक स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, दो अल्काइल ग्रुप है इसलिए सबसे ज्यादा एथर का होगा। ओके, अब समझ में आ गया। अब एक और चीज ध्यान से देखिए, हम लोगों को ये पता है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना, उसमें PCC डाल देते हैं तो वो RCHO बना देता है, माइल्ड ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से आपको पता है 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो उसमें KMNO4 डाल देते हैं तो वो कीटोन बना देता है, ठीक है। बिल्कुल, पर आज जो नई चीजें कराऊंगा वो ये कि दोनों हो जाती हैं एक और से। कौन मुझे बताएगा इनके अलावा? कॉपर एट 573, यस, कॉपर एट 573। अगर मैं अल्कोहल के वेपर्स 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स पास कराता हूं कॉपर से तो वो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। इसी तरह से अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर पास कराता हूं तो वो क्या बना देते हैं? कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ नहीं होता, नो रिएक्शन, नो ऑक्सीडेशन, ये बल्कि ज्यादा जोर जबरदस्ती करने से वो क्या बना देते हैं? एल्कीन बना देते हैं। ये बात अपने गांठ बांध लेना, ठीक है, ये बात गांठ बांध लेना, ठीक है। इसके बाद एक और चीज मुझे याद आ रही है, वो ये कि इथेनॉल को कई बार अनफिट करने के लिए अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, क्या होता है ना, हम लोगों ने इथेनॉल को और भी कई कामों में लगाने होते हैं, दवाइयों में इथेनॉल का यूज होता है, लैब्स में भी इथेनॉल का यूज होता है, तो लोग उसको पी ना ले, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बनाने के लिए क्या डाला जाता है? इसमें क्या डाला जाता है? मीथेनॉल। और इस अल्कोहल को कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल मतलब अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। याद रखना, इथेनॉल में मीथेनॉल डाल दिया जाता है ताकि वो पीने लायक ना रहे, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि मीथेनॉल को अगर हम पी जाते हैं ना तो मीथेनॉल हमारे शरीर में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर मिथेनोइक एसिड बना देता है, और ये मिथेनोइक एसिड अंधा बना देता है और मार भी सकता है हमें, ब्लाइंडनेस के साथ साथ हम मर भी सकते हैं, ये याद रखना। एक और बात याद रखना है MCQ में, मिथेनॉल का एक दूसरा नाम है क्या? वुड स्पिरिट। अरे वाह, वेरी गुड, कोई बच्चा बोल रहा था, वेरी गुड, वुड स्पिरिट बोला जाता है इसको, ये एक दूसरा नाम है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगली चीज जो मुझे समझानी है वो ये लग रही है, मेरे दिमाग में आ गई, कि एक होता है रैंडमली आई जा रही है, मैं बताया जा रहा हूँ। इसके अलावा डाउट जो होंगे वो बच्चे बाद में रुक जाए, बस 15-20 मिनट ही और लूंगा मैं, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेना चाहता। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, एक होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। विशु जल्दी ले, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये पैरा है, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, अंदर ही अंदर बना देते हैं, अंदर ही अंदर बॉन्ड को इंट्रामोलिक्यूलर कहते हैं, ये अंदर ही अंदर बना नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल लिया जाता है, मान लो ये ले लेते हैं हम, तो ये इसके साथ बना लेगा, ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर। तो याद रखना, इस इंटरमोलिकुलर की वजह से एक दूसरे से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, फिर ऐसे जुड़ते रहेंगे सब एक दूसरे से, इसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट मोर, इनका बॉइलिंग इजी होता है, इजी, और इजी ही वॉलेटाइल होते हैं। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा कौन नॉट वॉलेटाइल, ये भाप नहीं बनते, कौन इजीली वॉलेटाइल हो जाता है? ऑर्थो वाला हो जाता है, उसका रीजन पूछेगा, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी अभी आ गया, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके अलावा हाँ हाँ, इसके अलावा अगली चीज ये है कि अगर आपसे पूछे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बच्चा इसमें भी थोड़ा सा डगमगा रहा था, अभी मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको कुछ नहीं करना भैया, याद रखनी है दो चीजें,
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो में होता है, sp3 में और dsp2 में, मतलब टेट्राहेड्रल में और स्क्वायर प्लानर में। भैया टेट्राहेड्रल में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाया जाता। मार्क माय क्वेश्चन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल के पेपर में छप रहा है। टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाया जा रहा। क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्योंकि वो सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट से सब सिमेट्रिक है। कोई भी सिस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? सिस ट्रांस। सिस मतलब दोनों सेम साइड 90 डिग्री, ट्रांस मतलब 180 डिग्री। इसमें सभी के एंगल सेम है, सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट से सिमेट्रिकल है, कोई एंगल चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए ये नहीं दिखाते। स्क्वायर प्लानर में एम ऐसे वाले होते हैं। तो आपको बस ये देखना है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, दो दो का जोड़ा है क्या, जैसे NH3 2 ClBr, मान लो ये प्लेटिनम है सर, ये दिखाएगा? हाँ दिखाएगा, क्योंकि NH3 तो 2 है ना, तो एक जना भी 2 हो जाता है तो बात बन जाती है, ठीक है, वो दिखाएगा। इसी तरह से pH अगर ऐसे बोले PT NH3 Cl Py और H2O, क्या ये दिखाएगा? तो इस केस में आप लोग ध्यान रखेंगे, ABCD वाला केस है, याद आ रहा है किसी को? हाँ भाई, इसे ABCD ऐसे मान लेंगे, ऐसे रैंडमली ABCD लिख लो, ठीक है। फिर क्या करना है, याद करो मैंने क्या कहा था, एक बार ऊपर का रहन A और D, एक बार ऐसे रहनकर ऐसे बदल दो, इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, क्या बन जाएगा? C और नीचे B। और अब नीचे वाले को घुमा दो PT, नीचे वाले को घुमा दो A, और C एज इट इज रहेगा, पहले इधर घुमाया फिर इधर घुमा रहे, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, पहले इन दोनों को घुमाना है, नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर ये वाला घुमाना है, अगला स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें 2 सिस बनेंगे और एक ट्रांस बनेगा। भैया ध्यान रखना, टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 2 सिस और एक ट्रांस, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगली एक चीज मुझे लग रहा है मैं आपको बताऊं, वो है सुक्रोज। कल मैंने बात बताई ये वाली क्लास, सुक्रोज को इन्वर्टेज डाला जाता है तो वो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और ये इन्वर्टेड शुगर कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बताया। परंतु एक चीज जो मैंने नहीं बताई, वो ग्लूकोज में अगर मैं जाइमेज डाल देता हूं, ग्लूकोज में जाइमेज डाल देता हूं, यस वेरी गुड, इथेनॉल बन जाता है और CO2 करता है। इस रिएक्शन को फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन, याद रखिएगा। ये भी एक बड़ा अनोखा टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ये है कि एक क्लोरैम फेनिकॉल, ये एक क्लोरीन का प्रोडक्ट है, इसे क्लोरोमाइसेटिन भी कहते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है। तो ये एक ऐसा आ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है, तो याद रखना एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है जो किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या ग्रो नहीं करने देता, वो क्लोरैम फेनिकॉल है, ये एक हेलो एल्केन है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है, AgNO3 टेस्ट, ये बताना है AgNO3 टेस्ट किस में होता है। देखो अगर कल को ना आपको डिस्टिंग्विश ये करने को आ जाए, पहले मैं बता दूं इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, ये वाला जो कार्बन है ना, ये sp2 कार्बन है और ये वाला कार्बन है sp3 कार्बन। याद रखना, याद रखना, इसमें कितना कैरेक्टर s कैरेक्टर हो गया 33% और इसमें कितना s कैरेक्टर है 25%। जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब ये लेस पोलर बॉन्ड है, लेस पोलर बॉन्ड। अभी पीछे मैंने यही समझाया था, लेस पोलर बॉन्ड, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुआ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का। अब आता है AgNO3 वाला टेस्ट, जो अभी अभी मैंने समझाया, उसके तर्ज पर आप इसको कैसे समझाएंगे। अगर मैं दोनों में AgNO3 डाल दूं प्लस, तो किसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा? जो ज्यादा पोलर होगा, इजी टू ब्रेक बॉन्ड होता है। मैंने अभी भी समझा दिया आप लोगों को, ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ये Ag के साथ क्या दे देगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो आप समझ में आ गया। अगर एक टेस्ट आपको डिस्टिंग्विश करना है क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में, तो आप क्या करेंगे, दोनों में AgNO3 डाल देंगे, एक में AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, किसमें? जिसमें बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड किसमें टूटेगा? जिसमें लेस, जिसमें मोर पोलर बॉन्ड होगा, ये वाला, और दूसरे में नहीं टूटेगा। यहीं से एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे CH3 CH2 Cl
और डिस्टिंग्विश करने को आ जाए इन दोनों में, कैसे करोगे? अगर मैं दोनों में AgNO3 डाल दूं, हाँ भाई बताओ, पहले वाला या दूसरे वाला, किसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा? फर्स्ट वाले में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है पहले वाला, दूसरा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला आसानी से बॉन्ड नहीं तोड़ता, sp2 कार्बन है, याद रखना। तो पहले वाले में AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है, याद रखना, जब भी मैं ऐसे एल्कीन में ब्रोमीन डाल देता हूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बता रहा हूँ बेटा, वही आपके सामने देखो, वही आ गया, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग ये डाल दिया तो भी ये काम हो जाएगा मेरा, वही आ गया आपके वाली बात ही। तो ये आ जाएगा CH2 इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, याद रखना दोनों तरफ ब्रोमीन ब्रोमीन आ गए। इसकी वजह से जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर, वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और अगर मैं CH3 में Br2 डालता हूं, नो रिएक्शन, इसका मतलब ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर एज इट इज रहेगा। दोनों में डिफरेंस है ना भाई, डबल बॉन्ड में ब्रोमीन ऐड हो जाता, ब्रोमीन ऐड हो जाता तो ब्रोमीन रहा ही नहीं, ब्रोमीन नहीं रहा तो रेड ब्राउन कलर किस बात का? वही तो था, रेड ब्राउन कलर ब्रोमीन का। तो दूसरे वाले केस में ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर एज इट इज होगा, क्योंकि Br2 की तरह एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि फर्दर रिएक्शन तो हो ही नहीं रही भाई। ये एक बात ध्यान करनी है आप लोगों को। दूसरी चीज, एक और बात, ये जो है ना इस तरह की आइटम, इसको हम कहते हैं विसिनल। विसिनल को ही क्या कहा जाता है? दूसरा नाम एल्काइलीन। और अगर ऐसा आ जाता इसे हम क्या कहते हैं? जेमिनल। और जेमिनल को क्या बोला जाता है? एल्काइलिडीन। ये भी ध्यान रखना। अगली बात एक और याद आ गई मुझे, MnO4 माइनस। MnO4 माइनस होता है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं परमैग्नेट आयन। परमैग्नेट आयन का कलर क्या होता है लाल सिंह? पर्पल। अगर इसमें 8H+ डाल देते हो, इसे एसिडिक मीडियम बोला जाता है, तो ये Mn2+ बनता है, जो क्या होता है? पिंक। और यहीं पर अगर मैंने 3H+ डाल दिया, जो लेस एसिडिक होता है, लेस एसिडिक, इसी को कई बार हम लोग कह देते हैं फेंटली अल्कलाइन बोल देते हैं, और वो क्या बना देता है? MnO2। ये क्या कलर बना देता है? ब्राउन कलर। तो पूछेगा ना, कंपाउंड है, पिंक पर्पल है, एसिडिक मीडियम में पिंक बन जाता है, बेसिक मीडियम में ब्राउन बन जाता है। बताओ ABC क्या है? फलाना ढिमकाना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। एक और चीज मुझे इसी से याद आ गई, वो ये है कि कौन मुझे बताएगा कि MnO4 एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, दोनों में, एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, दोनों में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाता है। एसिडिक हो बेसिक हो, दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाता है KMnO4। अभी पीछे ही बता दिया मैंने, उसमें बनता है, इसमें बनता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है भाई? 5 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इक्विवेलेंट मास होगा जो भी उसका मास, एटॉमिक मास है मैंगनीज का, डिवाइडेड बाय 5। इधर कितने इलेक्ट्रॉन का है? 3 + 4, तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? जो उसका मास है डिवाइडेड बाय 3। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। परंतु अगर मैं Cr2O7 2- की बात करता हूं भैया, Cr227 एसिडिक मीडियम में H+ में बनता है Cr3+, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखाता है। परंतु अगर दो मोल्स लेता हूं तो 2 मोल्स के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, ध्यान रखना, एक क्रोमियम का +6 से +3। परंतु अगर मैं इसको फेंट बेसिक मीडियम में डालता हूं तो वो CrO4 बन जाता है, +6 रहता है, सेम OS, therefore not behaving as oxidizing agent in बेसिक मीडियम। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज आप लोगों को ध्यान करनी है, जो मुझे ख्याल आ गया, वो ये कि Cr2O7 2- +6 होता है, इसमें अगर तुम बेस डालोगे तो ये CrO4 2- बनेगा, +6। पर अगर इसमें H+ डालोगे, ये है क्रोमेट, ये है डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट में बेस डालोगे तो क्रोमेट बनेगा, क्रोमेट में एसिड डालोगे तो डाइक्रोमेट बनेगा। एक ऐसा pH होता है 4, जिसपे इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, कोई चेंज नहीं दिखाता। डाइक्रोमेट का कलर याद रखना ऑरेंज है, और इसका कलर येलो है, ये बात ध्यान रखना। स्ट्रक्चर की बात आती है तो स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल होता है क्रोमेट, और उसका होता है 2-,
और ये होता है डबल टेट्राहेड्रल, डबल टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक और बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसमें ऑक्सीजन सारे सिंगल बॉन्डेड है ना, सारे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड का मतलब क्या हुआ, सब में रेजोनेंस हो रहा है, सारे इक्वल बॉन्ड्स। यहाँ पर देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, इक्वल बॉन्ड, पर बीच वाला ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है, इसे कहते हैं ब्रिज्ड ऑक्सीजन। इसकी बॉन्ड लेंथ इन 6 से अलग है। मतलब यहाँ पर अगर पूछा जाए कितने बॉन्ड लेंथ इक्वल है, 6 बॉन्ड लेंथ इक्वल है। क्या बीच वाला इक्वल है? नहीं, बीच वाला इक्वल नहीं है, क्योंकि बाकी रेजोनेंस में है, बीच वाला रेजोनेंस में नहीं है, याद रखना। ठीक है, और MnO4 की अगर मैं पूछता हूं तो वहां पर भी सब टेट्राहेड्रल नॉर्मल, वो दोनों ऐसे ही बनते हैं सेम, बस एक में 2- चार्ज बना देना, एक में माइनस चार्ज बना देना। दोनों का टेट्राहेड्रल और उसका डबल टेट्राहेड्रल है, यहाँ पर और कोई बदलाव नहीं आता। इसके अलावा एक और चीज मुझे बतानी है, वो है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है ना, अल्फा ग्लूकोज का रोटेशन 112 डिग्री 111 डिग्री के आसपास का होता है। ठीक है, बीटा ग्लूकोज का 111 112 डिग्री के आसपास होता है, बीटा ग्लूकोज का 19.5 डिग्री के आसपास होता है। तो जब अल्फा ग्लूकोज को रख देते हो, उसका अपना रोटेशन कम होने लग जाता है, बीटा को रख देते हो, बीटा बढ़ाता है, तो दोनों आकर एक ऐसा ग्लूकोज बनता है जो उसका फ्यूज्ड प्रोपोर्शन होता है प्लस 52.4 डिग्री। तो इसमें दोनों का एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, अल्फा वाले का भी बीटा वाले का भी, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं 52.4 डिग्री में। इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं, मतलब म्यूचुअल रोटेशन कहते हैं। म्यूटा रोटेशन, म्यूचुअल रोटेशन। इसके अलावा डीडीटी आपको पता ही है, डीडीटी क्या है, Cl ये दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन पर एक ये लगा हुआ है, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर H। ठीक है ना, ये क्लोरल से बनता है। ये किससे बनता है? क्लोरल। क्लोरल पता है आपको क्या होता है? CCl3CHO, इसे कहते हैं क्लोरल। इसमें अगर हम ये मिला देते हैं ना 2 मोल्स, ये पीछे वाले पेज पे बता देता हूँ, जगह नहीं है। क्लोरल ये होता है, इसके साथ अगर मैं मिला देता हूं ये 2 नॉर्मल, क्या क्लोरोबेंजीन, ये चला जाता है तो ये बन जाता है CCl3CH। इधर एक बेंजीन से जुड़ गया, इधर एक बेंजीन से जुड़ गया, ये होता है DDT। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये DDT है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ तो ऐसा है नहीं मेरे हिसाब से, अब चलना पड़ेगा। ठीक है ना, आप लोग अगर अब एक सेकंड मैं आप पूछ रहा हूँ, अब आप लोगों को जो जो डाउट है आप लोग बताते रहिए, और मेरे हिसाब से बाकी बच्चे ऐसे नहीं बेटा पूछते रहिए, आई कांट चेक द मैसेज, आप रैंडमली मुझसे पूछते रहिए। और एक और, रुकिए रुकिए रुकिए, जिस बच्चे को लीव करना है प्लीज लीव करे, और लीव कर कर पढ़ने लग जाए, रिवीजन करे। आज बहुत देर तक आप लोगों को जागने की जरूरत नहीं है, फटाफट से 11-12 बजे सो जाओ, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। फटाफट से एकदम क्लास लीव करो, और एकदम जिसको जो पूछना है बस वही बच्चा रहे, बाकी बच्चे फटाफट से लीव करे और रिवीजन करें। रिवीजन अगर कर लिया है तो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा है उसको, प्लस उसके अलावा मैंने और भी सैंपल पेपर भेजे हैं आप लोगों को ग्रुप में। सैंपल पेपर को देखो, उनका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखकर लैंग्वेज पढ़ो कैसे आ रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा पूछो, और ज्यादा चीजें भी अवॉइड करो। अगर एक दो चीजें नहीं हुई लेट इट भी, छोड़ दो और रिलैक्स होकर शांति से सोने जाओ। सुबह उठो, रिवाइज करो और एक बढ़िया सा पेपर दो। जस्ट डू इट। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय एवरीवन। सिर्फ वही बच्चा रुके जिसको पूछना है और फटाफट से पूछकर चलता बने, फटाफट से 2 मिनट के अंदर, जल्दी से, टाइम बर्बाद नहीं। एक सेकंड बता, फर्स्ट ऑफ ऑल